गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो आर्टिकल है वो बिजनेस लाइन 16 जुलाई 2023 का है। बिजनेस लाइन 16 जुलाई 2023। अब ये आर्टिकल, इसकी हेडिंग क्या है? एक्सपोर्ट फॉल। एक्सपोर्ट फॉल 22% in June 2023. So this year, the year that is going on, 23-24, the export has fallen 22% in June. All right. Now, and then they have given a very startling fact, चौंकाने वाला, startling. They have given a very startling, startling. Let's talk about L for language here. Fact मैंने यहाँ लिखा है कुछ, ठीक है? ये important fact है, डेटा है। तो ये चौंकाने वाला तथ्य क्या है? तथ्य ये है कि 5 महीने से लगातार वो कम होता जा रहा है एक्सपोर्ट इन अ रो, और बहुत ज्यादा कम हुआ इन द मंथ ऑफ जून 2023. सो द एक्सप्रेशन इज फॉर 5 months इन अ रो. तो इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं कि the export is falling consecutively for 5 months in a row. That word I got from here. Consecutively. ठीक है? Consecutively for 5 months in a row. In a row मतलब एक सीक्वेंस में वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है. ठीक है? तो ये आर्टिकल हमें एक तो सोबर रियलिटी से रूबरू करा रहा है. जो रियलिटी होती है ना, जो असल सच्चाई होती है, तो वी डोंट से रियलिटी, वी कॉल इट सोबर रियलिटी. ओके, गुड इंग्लिश वी कॉल इट एज सोबर रियलिटी. सो दिस इज अवर सोबर रियलिटी. नाउ ये मैंने आपसे पिछले आर्टिकल में भी कहा है, पिछले एनालिसिस में भी कहा है कि अगर हम लोग किसी मैक्रो इकोनॉमिक फिनोमेना के बारे में बात कर रहे हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट, सो कोई अपने मन से वो एग्रीगेट नहीं देता है. फ्रॉम वेयर वी गेट द डेटा? देयर आर एजेंसीज, देयर आर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च सेंटर्स, सम आर प्राइवेट, सम आर गवर्नमेंट ओन्ड. नाउ ये डाटा सामने आया है जो इस न्यूज़पेपर से मैंने लिया है, और ये डाटा, ये न्यूज़पेपर कह रहे हैं कि दे हैव taken cognizance of this data, and this data is released by the Ministry of Commerce. So from where we got this data? That also is a fact, or you can say it is a concept. If you are talking about macroeconomic things, you cannot talk from your whims and fancies. जो मन करे वो नहीं बोल देना है. ठीक है? तो वो डाटा कहाँ से आया? जो डाटा केम फ्रॉम कॉमर्स मिनिस्ट्री. ठीक है? अब देखिए, अब ये एक्सपोर्ट के लिए हमारी मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री क्यों चिंतित हो रही है? तो ये कहानी शुरू होती है आज़ादी के समय 1947. जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारी इकोनॉमी उतनी सुदृढ़ नहीं थी. आवर इकोनॉमी वाज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. और ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, एग्रीकल्चर भी सफ़र कर रहा था. क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो हैं वो कैश क्रॉप उगाने के लिए फोर्स कर रहे थे. वो ऐसी चीज़, नील की खेती, इंडिगो प्लांटेशन, तो हम लोग इंडिगो तो खा नहीं सकते हैं, इज़न्ट इट? अब जो मशीनें हैं उनका इंपोर्ट दे वर डिस्करेजिंग. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज, द सिचुएशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज वेरी ब्लीक. ब्लीक मीन्स एकदम अंधेरा था, वेरी ब्लीक, वेरी डार्क है ना, वेरी डार्क फ्यूचर, वेरी ब्लीक प्रोस्पेक्ट हम लोग कहते हैं. क्या बोलते हैं? ब्लीक प्रोस्पेक्ट. द प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन आवर कंट्री वाज वेरी ब्लीक. तो फिर क्या हुआ कि the prime minister and the other people, those who were shouldering the what? Can you tell me the right word? Shouldering the burden of developing the nation. So they decided first of all कि हमारा जो देश है ना,
वो ना तो कैपिटलिस्ट मोड में रहेगा चलेगा, ना तो सोशलिस्ट मोड में, बट हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करेंगे। कौन सी इकोनॉमी अडॉप्ट करेंगे आजादी के बाद? मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। लेकिन चूंकि अब गरीबी बहुत ज्यादा है, समस्याएं देश में बहुत ज्यादा थी, तो 1947 से लेकर के 1991 तक हमारी इकोनॉमी एक तरह से प्रोटेक्टेड थी। ओके, इट वाज अंडर द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारे लघु उद्योग बढ़े, हमारे इंडस्ट्रीज बढ़े और फॉरेन कंट्रीज से हमें कंपटीशन नहीं मिले। यू अंडरस्टैंड? तो इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए कि इंपोर्ट के रेस्ट्रिक्शंस, एक्सपोर्ट के रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा गुड्स इंपोर्ट होके नहीं आए तो टैरिफ लगाए गए, कोटास लगाए गए, है ना। तो इकोनॉमी एक तरह से क्लोज्ड इकोनॉमी थी। वी वर नॉट इंटीग्रेटेड विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। आवर इंडियन इकोनॉमी वाज नॉट इंटीग्रेटेड विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, अलग अलग थी, एकजुट नहीं थे हम लोग, बिकॉज वी वर अ क्लोज्ड इकोनॉमी। सो दीज 4 decades they saw India as a which economy? Closed economy. So अब फॉर एग्जाम्पल अब प्रोटेक्शनिज्म कैसे हुआ? तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बने, किसके कंट्रोल में? पब्लिक सेक्टर के। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत से जो उद्योग थे, there were different sectors which were given to public sector only. You understand? Private sector was not allowed. अब जैसे टेलीकम्युनिकेशन, अभी तो देखो रिलायंस भी है, अभी टाटा का भी है, बहुत सी टेलीकॉम सर्विसेज आ रही, फॉरेन की भी आ रही, लेकिन पहले टेलीकम्युनिकेशन वाज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, isn't it? So not many such things were there. That is an endless discussion. लेकिन to cut the matter short, गौर से सुनना। तो अब जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, तो ये चीजें दी गई गांव देहातों में, ठीक है, ताकि विलेज में एम्प्लॉयमेंट बढ़े। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ चीजें जो हैं स्मॉल स्केल ही बनाएगी, अगर खरीदना है तो उनसे ही खरीदेंगे, ठीक है, ताकि वो भी पनपे, इस तरह से ग्रो करें। तो बहुत ज़्यादा हमारा फोकस नहीं था फॉरेन ट्रेड पे, और जो भी फोकस था उसमें भी हम लोग बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे। वी वर गोइंग इनटू ग्रेट डेफिसिट। तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, जिसके चलते 1991 में आपको पता है क्या बनाना पड़ा था? मैनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वेयर अंडरटेकन, जिसमें एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, ठीक है, दे वर अंडर न्यू इकोनॉमिक, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत जो भी कमियां थी इन 40 सालों में, जो भी समस्याएं थी, उनको दूर करने के लिए और उनसे लेसन लेके आगे और कंट्री इंप्रूव हो, इकोनॉमी इंप्रूव हो, इसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज बनाई गई। और उन्हीं पॉलिसीज को हमने अगर क्लासिफाई करना शुरू किया तो वो पॉलिसीज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के अंडर हम लोग अरेंज कर सकते हैं उन पॉलिसीज को। लेकिन वो सारी पॉलिसीज, भले कोई पॉलिसी लिबरलाइजेशन के लिए थी, कोई प्राइवेटाइजेशन के लिए, कोई ग्लोबलाइजेशन के लिए, लेकिन वो किस लिए की जा रही थी? अगर उसको भी नटशल में अगर देखा जाए तो ये सारी पॉलिसीज को 2 भाग में हम लोग बांट सकते थे। एक जो था उसको हम कहेंगे स्टेबलाइजिंग मेजर्स, द पॉलिसीज व्हिच वर मेड टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी फ्रॉम द शॉक्स ऑफ नॉट मेनी मैक्रोइकोनॉमिक कंसर्न्स लाइक बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट चल रहा था, फिर इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ गया था, तो बहुत सारी पॉलिसीज जो थी वो स्टेबलाइजेशन के लिए थी, स्टेबलाइजेशन मेजर्स, और दूसरा स्ट्रक्चरल मेजर्स। तो स्टेबलाइजेशन में क्या था कि एक तो हमें बीओपी डेफिसिट को
दूर करना था, बैलेंस ऑफ पेमेंट को ट्रैक पे लाना था, और दूसरा इट वाज ऑल अबाउट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था, है कि नहीं। तो फिर क्या हुआ कि अब गवर्नमेंट को देखना है कि हमारा कितना एक्सपोर्ट है, कितना इंपोर्ट है, उसको ठीक से ट्रैक करते रहना है, ताकि हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम डेफिसिट में नहीं रहें, अपने को स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रखें। तो गवर्नमेंट को ये बात समझ में आई। तो गवर्नमेंट अब शुरू से क्या कर रही है, ट्रैक कर रही है। आप अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो ठीक है, फील होता है, आदमी स्पीडोमीटर रहता देखता है कि गाड़ी स्लो चल रही है, तेज चल रही है, तब तो आप बहुत कुछ डिसीजन ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट हर साल ट्रैक कर रही है, हर महीने ट्रैक कर रही है। सोचो, हर महीने ट्रैक हो रहा है कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है। अब दूसरी बात कि एक साल को 4 भाग में बांटा गया है। इकोनॉमी की जब बात करेंगे, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की, आंकड़ों की, तो क्वार्टरली हम लोग देखते हैं Q1, Q2, Q3, Q4। Q1 कब से शुरू होता है? Q1 begins from April, May, June in our country. April, 1st April, financial year, 1st April, April, May, June. You understand in that way. तो यहाँ पे देखिए, ये 16 जुलाई 2023 को नेचुरली 3 महीने पूरे हो गए थे। अप्रैल, ये Q1, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। इन 3 महीनों की स्टोरी यहाँ पे आंकड़ों में दी गई है, डेटा है। क्या डेटा है, गौर से देखो। जून में क्या हुआ? जून 2023 में हमारा जो एक्सपोर्ट था, जो कंट्री से जो गुड्स एक्सपोर्ट किए गए, वो थे 32.97 बिलियन। अब आपको जानना होगा मिलियन कितना होता है, बिलियन कितना होता है, ये सारी चीजें। तो 1 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन is equal to 10 lakhs. 1 billion is equal to 10 lakh, right? All of you agree? अब यहाँ पे 1 billion, याद रखना, 10,000 lakh. If you convert it into lakh, it is 10,000 lakh. Getting it? तो अब देखिए कितने लाख, इतने बिलियन का एक्सपोर्ट था, लेकिन देखो ये 32.97 एग्रीगेट कर लो, 33 कर लेते हैं इसको इफ वी टॉक अबाउट एस्टिमेट्स। लेकिन एक एक पॉइंट से डाटा बहुत ज्यादा, क्योंकि बिलियन की बात हो रही है। अब इंपोर्ट कितना था? 53.09 बिलियन। नेचुरली इंपोर्ट कहीं ज्यादा था, ज्यादा है ना, 20 तो सीधे डिफरेंस फील हो रहा है। तो यस, इतने बिलियन का हमारा डेफिसिट है इस महीने का। ये डेफिसिट कब का था? जून 2023 में हमारा जो बीओपी में ये डेफिसिट था, केवल जून 2023 मंथ का। अब हम लोग देखेंगे पिछले साल क्या स्थिति थी। क्यों? क्योंकि इस चीज को आप सभी लोग सीख लीजिए, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या ना हो, इकोनॉमिक्स के हो या ना हो, देश आपका है और देश की जो इकोनॉमी है उसमें आपका भी योगदान होना चाहिए। तो उसको कैसे इंप्रूव करें, आपको सोचना चाहिए। यू अंडरस्टैंड? आप में नेशनलिज्म की फीलिंग होनी चाहिए। थिंक अबाउट द नेशन, नेशन फर्स्ट, है कि नहीं? तो यहाँ देखिए, ये नेशन को इंप्रूव करने से पहले आपको समझना होगा नेशन में हो क्या रहा है। तो जो नेशन का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होता है वो हम लोग नापते हैं ईयर टू ईयर, उसको बोलते हैं YOY, ईयर टू ईयर परफॉर्मेंस, ठीक है, ईयर ऑन ईयर। यहाँ पे कंसेप्ट में हम इसको लिखते हैं YOY, ऑन ईयर बेसिस, ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस। जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ईयर ऑन ईयर, और पिछले साल के डेटा से इस साल को हम लोग कंपेयर करते हैं, बिल्कुल इंडेक्स नंबर की तरह। तो आपको प्रोग्रेस पता चलेगा, कितना परसेंटेज इंप्रूव हो रहा है या कितना परसेंटेज डिटीरियोरेट हो रहा है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे पिछले साल हमारा डेफिसिट था 22.07, 22.07 हमारा जून का डेफिसिट था। जून टू जून कंपेयर कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस से।
ठीक है। ईयर ऑन ईयर मैं फिर से दोहरा दूं क्या होता है, व्हाट इज ईयर ऑन ईयर? इस साल का जो डेटा है पिछले साल के डेटा से हम लोग कंपेयर करते हैं और हम उसका निष्कर्ष निकालते हैं। ये हमेशा याद रखिए। उसी को टेक्निकली YOY आपको दिखेगा, इस तरह से भी लिखा हुआ दिखेगा, तो ईयर ऑन ईयर। अब ये जो है इस साल क्या हो रहा है, हमारा जो डेफिसिट है वो बढ़ा है कि घटा है? घटा है। तो दिस ईयर द डेफिसिट हैड बीन नैरोड, ठीक है, डेफिसिट हैज बीन नैरोड। ये इस आर्टिकल में ये एक्सप्रेशन है, इट्स अ वंडरफुल एक्सप्रेशन, द डेफिसिट हैज बीन नैरोड, द डेफिसिट हैज बीन NARROWED। आपको याद है ना, पहले आर्टिकल में हमने बात की थी हेडविंड की, जो निगेटिव फैक्टर्स है। आप कोई भी पेपर उठा लो, रोज आपको ये शब्द मिलेगा, हेडविंड्स, द निगेटिव फोर्सेस। एंड यही तो ब्यूटी है न्यूज़पेपर की कि आपको भूलने नहीं दे रहा। एक बार पढ़ना तो शुरू करो, मेहनत तो करना शुरू करो इसमें, है ना। अब देखो, अब कोई विंड अगर पीछे से आ रही है जो आपको धक्का देके आगे बढ़ाएगी, सो उसको बोलते हैं टेल विंड। क्या बोलते हैं? टेल विंड्स। तो इस तरह से इकोनॉमी भी फेस करती है टेल विंड्स, हेड विंड्स। खैर, अब हम लोग देख रहे हैं एक्सपोर्ट वर्सेस इंपोर्ट ऑफ Q1 ऑफ 23-24। तो हमारा जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर में क्या सिचुएशन रहा? द रिपोर्ट कार्ड ऑफ Q1, द रिपोर्ट कार्ड ऑफ Q1 में हमारी क्या स्थिति रही? तो यहाँ पे दोनों ही कम हुआ है, एक्सपोर्ट भी घटा है और इंपोर्ट भी घटा है। लेकिन यहाँ देखो, गौर से देखना, एक्सपोर्ट 15.13 कम हुआ है और इंपोर्ट 12.67 कम हुआ है। मतलब ज्यादा कौन सी चीज कम हुई है? एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट का कम होना ठीक नहीं है। इंपोर्ट अगर कम होता, एक्सपोर्ट फिर भी ज्यादा होता, तो फिर भी ठीक रहता। ये देख रहा हो, इंपोर्ट 12% ही कम हुआ है, ये एक तरीका है दिखाने का। तो इसमें भी ये क्लियर कट डेफिसिट दिखाया जा रहा है। इस क्वार्टर में भी डेफिसिट रहा है, हमारा इंपोर्ट ज्यादा रहा है, हमें ड्यूज क्लियर करने होंगे, ये चीज है। अब देखो ट्रेड डेफिसिट, अब ईयर ऑन ईयर इस साल के इस क्वार्टर के पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपैरिजन, समझ रहे हो? ये अप्रैल मई जून इस साल का, they are comparing with April, May, June of the previous. So here you see. Now last year, this year it is 57.60, but last quarter it was less than 7.95%. They have given the percentage. Last year the deficit was this thing was less. Are you understanding? So the thing is, this trade deficit was less. This quarter trade deficit is 57.60, and last year, you know, it was more. So this is lower than no. Last year it was 7.5% lower than that of 23-24. Means last year the deficit was less. This year in our first quarter the deficit is more. Did you understand that? तो ये गवर्नमेंट को ट्रैक करना है। अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, यानी इस साल हमारा डेफिसिट बढ़ा। तो न्यूज़पेपर में अच्छी तरह से समझाया गया है। आपके मन में सवाल उठा ना, तो इस चीज को पढ़ के किसी के भी मन में सवाल उठेगा कि ये बुरी चीज है, डेफिसिट में चले गए। अब डेफिसिट क्यों हुआ? ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस डेफिसिट। सो लेट मी राइट डाउन हियर एंड एक्सप्लेन द लैंग्वेज। नाउ यू सी, now very nicely they have expressed. First thing is export declined to a steep 22.02%. So first expression we will gain is that there was a steep decline. Okay, the decline was steep, the steep decline. Second is it was in 5th consecutive months in a row. All right, 5th consecutive month in a row. And यहाँ पे लिखा हुआ एक बड़ा अच्छा वर्ड है कि the demand continued to falter. The demand
द रीजन क्या था? डिमांड कंटिन्यूज टू फॉल्टर, FALTER, है ना? द डिमांड कंटिन्यूज टू फॉल्टर। फॉल्टर का अर्थ होता है डगमगाना। फॉल्टर का अर्थ क्या है? डगमगाना, जगमगाना नहीं, जगमग जगमग इकोनॉमी जगमग हो गई नहीं, इकोनॉमी डगमग हो गई, डगमगाना, गेटिंग द थिंग? सो डगमगाती चली गई। क्यों? क्योंकि डिमांड डगमगाता गया, डिमांड कम होता गया। तो अब एक छोटी सी बात समझो कि किस चीज का डिमांड, यू नो, कि जब प्राइसेस बढ़ती है तो डिमांड कम होता है। तो यहाँ हमारी कौन सी चीज कम हो रही है? टेल मी ऑल ऑफ यू, कम ऑन, आई वांट टू हियर एन आंसर। कौन सी चीज कम हो रही है? एक्सपोर्ट या इंपोर्ट? एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट में हम जो गुड्स कहाँ बेचते हैं, अपने कंट्री में या फॉरेन कंट्री में? फॉरेन कंट्री में। तो उसका डिमांड किस कंट्री में डगमगाया होगा? फॉरेन कंट्री में। तो यहाँ पे हमारा जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है वो, you should know the commodities basically, the commodities that are being exported and of course imported. So precious stones and semi-precious stones, you understand? Pearls, jewelries, okay, precious stones. This is one thing. Then you know, second is it is, next thing is petroleum products and engineering goods. It is given here. Petroleum products हम लोग एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं? प्रेशियस स्टोन्स कर रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग कुछ केमिकल्स भी कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग केमिकल्स, ठीक है? तो अब क्या है कि द पेपर टॉक्स अबाउट द ट्विन डिलेमा। ओके, देयर इज एन इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन कि ट्विन डिलेमा, ट्विन dilemma. Okay, many children forget the spelling of dilemma. So DILEMMA. So never be confused in the spelling. Okay, DILEMMA. Okay, dilemma. Now the twin dilemma is, first the problem is about what? The problem is about inflation. And second is economic slowdown. In what? The slowdown in our exports because of faltering of demand, because of faltering of demand of our goods in foreign countries. So first is your slowdown and then inflation in our country. INFLA. Okay. Now you know dear students what happens, होता क्या है कि हमारे देश में जो सामान बन रहा है उनके इनपुट प्राइसेस में, उनके रॉ मटेरियल्स का अगर दाम बढ़ रहा है, if the prices of material and labor and all such factors of production, it is rising. So what happens? That overall cost will increase, isn't it? Any problem? So if the cost will increase, naturally we have to fix the price at a higher end. So inflation, why inflation? Because cost, because factors of production, cost of material, cost of labor. So then you know what happened, that in foreign markets our products become costlier, and since our product is costly, foreigners will not feel like buying. You understand? Because it's not only in foreign country, our country it is also the same, that economy observes the law of demand, that higher the price, lower goes the demand. If other things remain constant, we have to have that assumption, if other things remains constant, then the law of demand is a very natural phenomena. So this takes place. Now you see, so the key markets, we will see the key markets are where? North America,
Then our key market is European Union. Key markets. So our goods are seeing slowdown in the key markets where we had a market over there. So it was North America, then it was, I just now told you, European Union. So problems were there, and then you know what happened. Now how this thing can be improved, so there is a national body of for export promotion. Now it is FIEO. I am writing this side, or I am writing here FIEO. Okay, so this is your Federation of Indian Export Organizations. So the chairman of FIEO, he opined, giving opinion, we called it as opine. So in language side I write the word OPINE. Now what opinion he gave? उन्होंने ये ओपिनियन दिया कि सबसे पहले कम इंटरेस्ट पे लोन्स मिलना चाहिए एसएमईज को, एसएमएस, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एसएमईज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को कम इंटरेस्ट पे लोन दें ताकि अच्छी तरह से चीज़ों का प्रोडक्शन हो और उसका कॉस्ट उतना नहीं जाए. तो अगर कॉस्ट उतना नहीं भागेगा आगे, if the cost will be under control, so naturally the price will be less, and then we can reap the benefit of what? We can reap the benefit of economies of scale. कि ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, भले ही दाम कम होगा लेकिन सेल ज़्यादा हो रहा है, चूँकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा आएगा, प्रॉफिट ओवरऑल ज़्यादा आएगा, नॉट मार्जिन, ओवरऑल प्रॉफिट ज़्यादा आएगा. इस फिनोमिना को कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल. अगर कोई 100 पीस बना के बेच रहा है तो उसकी कॉस्टिंग जो है ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि जो टोटल कॉस्ट है वो 100 लोगों में 100 पीसेस में बट रहा है. लेकिन अगर वही व्यक्ति 10 लाख पीस बना रहा है तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो 10 लाख यूनिट्स पे बढ़ जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम आएगा. तो उनको एनकरेज करें. दूसरा, चेयरमैन साहब को ये फील हुआ कि जो फ्रेट हो रहा है ना, जो फ्राइट ऑन एक्सपोर्ट, उस पर भी जीएसटी बहुत हाई है, उस जीएसटी को कम किया जाए तो ये एक इम्पीटस देगा हमारे एक्सपोर्ट को. यू अंडरस्टैंड? सो what we found, the fact was in this article, just recall the fact. The fact is one thing, that the export and import balance should be tracked. ये एक fact है और इस fact को आंकड़ों में हम लोगों ने check किया और ये पता लगाया गया कि we are in deficit. अब दूसरा fact क्या है कि हमारा जो indicators हैं उसको हम लोग year to year basis पे financial performance को measure करते हैं. We measure the financial performance on year to year basis, isn't it? तीसरा फैक्ट क्या था कि हमारा जो स्लो डाउन हो रहा है, what was the reason for fall in our export? Because of two things. First is because of the inflationary pressure in our own country. हमारे खुद के देश में इन्फ्लेशन जो हो रहा है उससे प्राइसेस, जनरल प्राइसेस बढ़ रहा है, हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल्स का दाम बढ़ रहा है, लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है. उससे क्या हो रहा है कि एक्सपोर्ट वाली जो वस्तुएं हैं, जो ज़्यादातर क्या है, जेम्स एंड ज्वेलरीज एंड प्रेशियस स्टोन, तो इसमें लेबर भी तो लग रहा है, जो वर्कर्स इसको तराश रहे होंगे, काट रहे होंगे. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स हम लोग सप्लाई कर रहे हैं. यू अंडरस्टैंड? कुछ ये हर्बल चीज़ें भी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, केमिकल्स भी सप्लाई कर रहे हैं. तो नॉट ओनली द मटेरियल, इवन द other costs which are connected with other factors of production, that also is soaring high. You understand? The prices are soaring high. So somehow it needs to be curbed.
उसको कंट्रोल या कम करना, we call it as curb. You have to curb, C-U-R-B. You have to use the word curb. Don't say stop or lessen and things like that. To curb. Then then naturally it may give an impetus. It may give an impetus to our increase in demand in the foreign key markets as well, with whom we are dealing in. Now, we are dealing in a couple of countries for our exports and a couple of countries for our imports. Like, we deal primarily with USA, US, we deal with UAE, okay, we deal with Netherlands, we deal with Russia for oil, isn't it? Russia, it is in the list of import, in the countries with which we import. Russia is now, swelled to the second rank. It swelled to the second rank. Yes, वो बढ़ के second rank पे चला गया. क्यों? Because of the quantum of oil that we are importing from Russia. And then ये concept आपको मिला year on year basis. और last वाला जो मेरा discussion था उसमें हमेशा याद रखना, इकोनॉमी की बातें होंगी. ये 3 indicators बहुत important है. I for industry, ठीक है, A for agriculture और ये सर्विस सेक्टर. तो IAS, इसीलिए शायद IAS बोला जाता है, नहीं जॉब IAS. सो I for industry, A for agriculture, S for services. इसीलिए IAS लोग इसको ठीक से समझते हैं, तभी वो IAS कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि देश को समझना जरूरी है. You understand? And everything it is the economic development. And it's only because of economic interests that two countries enter into a relationship. You are seeing problems, war, and this and that. It's all because of there is a hidden economic interest in everything. So let us think about our economy. First, you should understand where our economy is heading towards. Take interest in that, and as young citizens of the nation, you should think that how the economy can be improved. It is everyone's duty. You can give suggestions to the government, you can develop models. Think. So for that you have to understand, you have to get a feel of what actually is happening on macroeconomic landscape, where it is taking place on the macroeconomic landscape. You have to understand the entire economic ecosystem. So thank all of you. Jai Hind.